इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का नियमों का किताब है। इसमें एक खास प्रावधान है जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ये उन परिस्थितियों के लिए है जो बहुत ही गंभीर होती है और पूरे देश की सुरक्षा को खतरा होती है। कल्पना करो, युद्ध हो गया या बहुत बड़ा विद्रोह। ऐसे समय में नेशनल इमरजेंसी लागू होती है। हमारे संविधान का आर्टिकल 352 इस बारे में बताता है। नेशनल इमरजेंसी एक शक्तिशाली हथियार है। इससे केंद्र सरकार को संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त शक्तियां मिल जाती हैं। लेकिन इन शक्तियों की सीमाएं होती हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि इसका दुरुपयोग न हो। लोकतंत्र के लिए यह संतुलन बहुत जरूरी है। आजादी के बाद से हमारे देश ने ऐसे कुछ मुश्किल समय देखे हैं। हर बार सरकार ने देश की रक्षा के लिए नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान इस्तेमाल किया। यह एक याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन करता है। नेशनल इमरजेंसी को समझना हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हमें अपने लोकतंत्र की ताकत और लचीलापन समझने में मदद मिलती है। यह हमें व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन की भी याद दिलाता है। हमारा संविधान इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल हल्के में नहीं करता है। कुछ खास परिस्थितियां होती हैं जब नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। आर्टिकल 352 देश के लिए इन खतरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। पहला कारण है युद्ध। अगर इंडिया पर हमला होता है या किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो सरकार नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकती है। ऐसा 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान हुआ था। दूसरा कारण है बाहरी आक्रमण। इसका मतलब है कि अगर कोई विदेशी देश इंडिया पर हमला करता है या हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। यह युद्ध जैसा ही है, लेकिन हो सकता है कि यह पूरी तरह से युद्ध न हो। तीसरा कारण है सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब है सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह। अतीत में नक्सली आंदोलन के कारण सशस्त्र विद्रोह की चिंताएं पैदा हुई थी। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो सरकार के पास नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार है। नेशनल इमरजेंसी घोषित करना एक गंभीर मामला है। यह कोई हल्के में लिया जाने वाला फैसला नहीं है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरी केंद्रीय कैबिनेट शामिल होती है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री और कैबिनेट से होती है। वे स्थिति का आकलन करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यह देश के लिए खतरा है तो वे राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की सलाह देते हैं। फिर राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। यह देश के लिए एक औपचारिक घोषणा है कि नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई है। हालांकि यह प्रक्रिया का अंत नहीं है। संसद की मंजूरी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों को इमरजेंसी को मंजूरी देनी होती है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इमरजेंसी की घोषणा अमान्य हो जाती है। नेशनल इमरजेंसी में संसद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी की घोषणा के बाद भी इसे 1 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिलनी जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इस फैसले को जनता के प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं। यह उन विषयों पर कानून बना सकती है जो आमतौरिक रूप से राज्य सरकारों के अधीन होते हैं। ऐसा संकट के समय तेजी से और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार के पास पूरी शक्ति होती है। 1975 की इमरजेंसी के बाद लाए गए संविधान के 40वें संशोधन 44th अमेंडमेंट ने कुछ सुरक्षा उपाय पेश किए। अब राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों पर इमरजेंसी का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। कुछ अधिकारों जैसे बोलने की आजादी के अधिकार को इमरजेंसी के दौरान सीमित किया जा सकता है। यह व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। हालांकि ऐसे समय में भी संविधान कुछ बुनियादी अधिकारों की रक्षा करता है।